नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर अब नए नियमावली जो है वो पेश किया है। इससे क्या हासिल होगा, भारत को बदलाव क्या किए गए हैं और इसका किस तरह से फायदा होगा भारत को, ये सब कुछ A to Z इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन आपको पहले यह बता दें कि भारत पहले से ही रक्षा एक्सपोर्ट का जो उसका सामान है वो तकरीबन 80 से अधिक देशों तक पहुंचता है, जो अपने आप में एक बड़ा वैश्विक बाजार है। भारत ने अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है कि वो दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट में बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आएगा। भारत ने इसकी दावेदारी शुरू कर दी है और इसका असर भी दिखने लगा है। 80 से अधिक देशों तक डिफेंस का सामान जाना अपने आप में आपकी बढ़ती हुई वैश्विक ताकत को बताता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं एक एक करके कि क्या बड़े बदलाव जो हैं वो भारत ने किए हैं अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर। और इसके पीछे का जो खेल है, जो विजन है, वो ये है कि भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, मेक इन इंडिया कैंपेन अपने लिए कर रहा है, उसके जरिए दुनिया में एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर अपनी प्रस्तुति पूरी दुनिया के सामने की जा सके। तो पीएम नरेंद्र मोदी का विजन जो है उसके मुताबिक भारत के रक्षा मंत्री के निर्देश पर इस तरह के जो बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी सामने है। तो जानकारी यह है कि जो रक्षा निर्यात हम करते हैं, एसओपी जो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, उसमें कई तरह के बदलाव हुए हैं। सरकार ने निर्यात की कागजी और प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने के लिए एसओपी में बड़े बदलाव किए हैं। यानी कि जो चीज बहुत टाइम लेती थी ना, अब उसके जगह पर उस टाइम टेकिंग प्रोसेस को टैकल करने के लिए कम कर दिया गया है। अब जैसे पहला क्या बदलाव हुआ है, तो गैर घातक वस्तु यानी कि नॉन लीथल आइटम्स जो हैं उसमें एक बड़ा छूट देने की जानकारी सामने आई है। अब जैसे कि अधिकांश देश हैं उनको गैर घातक रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए हर बार भारत को जो है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर बार स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि संवेदनशील देशों के लिए सुरक्षा मानक जो हैं वो पहले की तरह ही कड़े रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय टेंडर्स में भाग लेने या प्रदर्शनियों में अपने उत्पाद को दिखाने के लिए प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया गया है। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को पेश करने के अधिक मौके मिलेंगे। इसके अलावा ओजीईएल की बात करें, यानी कि ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है उसके फ्रेमवर्क में एक बड़ा सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ है, तो ओजीईएल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत निर्यातकों को बार बार हर खेप के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। इसमें बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। अब जैसे कि एकीकृत व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि पहले अलग अलग उपकरणों और तकनीकों के लिए 3 अलग अलग एसओपी थे, लेकिन अब उसे मिलाकर सिर्फ यूनिफाइड ओजीईएल एसओपी बना दिया गया है। इससे निर्यातकों को जो है वो नियम समझना और उसका पालन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 थे, अब वो यूनिफाइड रूप से 1 हो जाएगा। समय सीमा की वृद्धि की बात करें तो ओजीईएल की पहले वैधता जो है वो 2 साल थी, अब उसको भी बढ़ा दिया गया है। इसमें 1 और साल की बढ़ोतरी की गई है, 3 साल कर दिया गया है, जिससे कंपनियों को बार बार रिन्यूअल की टेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा ओजीईएल का जो वैश्विक दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। 41 देशों से इसे बढ़ाकर अब दुनिया के लगभग सभी देशों तक इसकी व्यवस्था को कर दिया गया है, सिर्फ प्रतिबंध या बेहद संवेदनशील देशों को छोड़कर। यकीनन कुछ ऐसे देश होते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, चुनौतीपूर्ण होते हैं, और कुछ दुश्मन मुल्क होते हैं, तो वहां सावधानी बरतनी तो बनती भी है वैसे भी। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के साथ आप अनुबंध करिए। यदि किसी भारतीय कंपनी का किसी विदेशी मूल उपकरण निर्माता कंपनी के साथ एक लंबा अनुबंध होता है तो ओजीईएल की जो वैधता है उस अनुबंध की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा ओजीईएल के तहत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची की संख्या को बढ़ाया गया है, जिसमें अब छोटे हथियारों के पुर्जे, सुरक्षात्मक उपकरणों को का जो है वो नागरिक उपयोग के लिए निर्यात भी किया गया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इससे क्या फायदा और होगा अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र के प्रभाव पर, तो ये भी इसका खेल क्या है कि देखिए एमएसएमईज को इससे बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ों में बदलाव करते हैं तो छोटा उद्योग जो है और तेजी से काम कर पाता है, जो कि पहले उसके सामने थोड़ी बाधा
बनी रहती थी स्थिति। तो एमएसएमईज को इसके जरिए लाभ होगा क्योंकि प्रक्रियाओं को सरल कर दिया गया है और छोटा और मध्यम उद्योग इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से कदम रख पाएगा, उसमें इसको मदद मिलेगी इस सरलीकरण से। इसके अलावा भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में आंकड़ा है भारत का रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा भारत का रक्षा निर्यात 38,434 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है। ये जो नए सुधार है इसमें एक तरीके से बूस्ट देगा। आप समझिए कि पहले ही गति आ गई थी हाल के दिनों में, अब उसे और बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा जो है लाभ देश के सामने, देश के रक्षा उद्योग के सामने जो है लाने के लिए एक बड़ी बदलाव को मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो 38,424 करोड़ रुपए के निर्यात का आंकड़ा है उसे तेजी से पार पहुंचाया जा सके 50,000 करोड़ के। और आप देख सकते हैं इसके लिए भारत का जो वैश्विक कैंपेन है, ब्रह्मोस हो गया या दूसरे हथियार हो गए, उसकी पहुंच पड़ रही है। छोटे उद्योगों को अब इसमें एक तरीके से एसओपीज में चेंज किया गया है जिसके जरिए उनकी पहुंच को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में एक और बड़े बदलाव के तहत ही डीआरडीओ ने को यह मंजूरी दी गई कि आप प्राइवेट पार्टनर्स के साथ, प्राइवेट प्लेयर्स को आप तकनीक दे सकते हैं ताकि वो हर तरह की मिसाइलें प्राइवेट कंपनियां बना पाए। यानी कि तेजी से प्रोडक्शन, मिसाइल में कई तरह के इंग्रेडिएंट्स, कई तरह के कंपोनेंट्स लगते हैं, उनका भी निर्माण होता है। तो अब ऐसे में वैसी कंपनियां जो सिर्फ देश को ही नहीं अब विदेशों तक आसानी से पहुंच पाएंगी क्योंकि नियमों में जो है वो बदलाव कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि विस्तार से का आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस तरह के बदलाव पर आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।